दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, कोविड वैक्सीन्स इलेक्शंस के दौरान आज फिर न्यूज़ में है। जैसे उस दौरान कुछ सालों पहले विधानसभा इलेक्शंस के दौरान ये वैक्सीन्स न्यूज़ में थी। हाँ, दोनों में न्यूज़ों में अंतर है और दोनों का एक अपना पॉलिटिकल एंगल है। लेकिन जैसा कि मैं भी सत्य हिंदी पर वरिष्ठ पत्रकार शरद जी उपाध्याय जी को सुन रहा था, प्रोफेसर जमील साहब के साथ, तो कुछ इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं जो मैं मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से लाना चाहता हूँ। पॉलिटिकल एंगल से बहुत ही कम, ख़ास तौर से टेक्निकल एंगल से। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा भारत बायोटेक और जो ICMR की टीम को, जिन्होंने जो अपनी वैक्सीन डेवलप की थी। एक तरह से वो होममेड वैक्सीन थी, कोवैक्सीन, जिस पे कंट्रोवर्सी सबसे कम है और जिसके रिजल्ट्स और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम कोविशील्ड से तुलना करें तो कहीं मिलते नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉलिसी में मुझे लकुना दिखता है वो ये दिखता है कि हम अपनी वैक्सीन को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, जबकि गवर्नमेंट इतना इंटरेस्टेड थी। मात्र 20% लोगों को, जहाँ मीडिया रिपोर्ट्स है, वो इस तरह की वैक्सीन लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक फॉरेन वैक्सीन थी, एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन थी, ऑक्सफोर्ड रिसर्च पर आधारित थी और जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट किया, तो वो 80% लोगों को लगी, जिस पे आज कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। एक्चुअली मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का अंधाधुन यूज करने से किसी देश समाज की प्रोग्रेस नहीं हो जाती है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को समझने में, उनके फाइन डिफरेंसेस को समझने में, उनकी कमियों को समझने में, उनकी स्ट्रेंथ को समझने में, जब तक आप नहीं समझेंगे, उनकी फॉल्ट्स को नहीं समझेंगे और उन पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कितनी बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, तो आप इनोवेट नहीं कर सकते। और वास्तव में जब आप इनोवेट नहीं कर सकते तो आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती नहीं है। बस आपको नए नए खिलौने टेक्नोलॉजी के नाम पे मिल जाते हैं, बस आप उसको अंधाधुन यूज करते हैं। और जब टेक्नोलॉजी कहीं अपना साइड इफेक्ट या फेलियर करती है तो आपका जो डैमेज दिखता है ना, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं केवल वैक्सीन के विषय में नहीं, इसको जीवन के हर, चाहे मशीन्स के विषय में, किसी के विषय में आप लीजिए जो पब्लिक के क्षेत्रों में रिलेशन में है, तो आप ये चीज़ें आसानी से पा सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। जैसा कि शरद उपाध्याय साहब और इसमें प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि कोविशील्ड जो एक वैक्सीन है, वो रिकम्बिनेंट DNA और एक लाइव स्ट्रेन जो चिंपैंजी में एडिनो वायरस का होता है, उस प्लेटफॉर्म पर बन के तैयार होती है। वो लाइव वैक्सीन है। तो वहीं दूसरी तरफ जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो ट्रेडिशनल वैक्सीन है, जो एक आप कोरोना वायरस होता है जो फाइंड होता है सैंपल, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिविंग वायरस को उसको प्रोपोगेट करते हैं और फिर इसको किल कर देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस भी होता है, तो और इसको कोरोना वायरस को ग्रो करते हैं, फिर किल करते हैं। तो ये किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। जैसे बहुत पहले जो वैक्सीन आई थी, वो 2 तरह की वैक्सीन थी। पोलियो के केस में, जहाँ तक मेरी मेमोरी याद करती है, साल्क एंड सेबिन वैक्सीन। साल्क वैक्सीन जो किल या एटीन्यूएटेड स्ट्रेन की थी, तो वही सेबिन किल द सैंपल थे। तो वहीं सेबिन वैक्सीन जो थी वो लाइव स्ट्रेन थे, लेकिन हाँ एटीन्यूएशन था, वो इतने ज़्यादा विग्रस नहीं थे। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को मैंने कोरोना वायरस के समय, जब मैं कोरोना डेज के समय एक सीरीज चलाता था, क्योंकि मैं कभी ना कभी लाइफ साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, एक समय मेरी गेट में ऑल इंडिया एक रैंक भी रही है, बायोटेक में भी रिसर्च का अनुभव रहा है। तो मैंने ये डिफरेंस वहाँ पे मेंशन भी किया था और एक प्रेडिक्शन भी किया था कि सबसे कोवैक्सीन जो होगी वो सबसे सेफ होने के चांसेस होंगे। लेकिन मैं इसमें गर्व नहीं करना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा कोविशील्ड में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई है उसमें 1 लाख में एक ही, क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर, फैटल रिस्क फैक्टर दिखा है, जो जहाँ मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो लाइव वैक्सीन है, जो चिंपैंजी वायरस का यूज़ हुआ और उसमें रिकम्बिनेंट जीन का यूज करते हुए फिर वो लाइव उसका प्रोपोगेशन इत्यादि,
तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है दोनों को मेट्रोलॉजी का। इसी तरह से जो अमेरिका में एक तीसरी ब्रांड की शायद वैक्सीन यूज़ हुई थी वैक्सीन, वो तो थोड़ा और फैटल साबित हुई थी जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित थी शायद उसमें, वो और थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजिकल वो था। खैर मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बेसिक डिफरेंट कोवैक्सीन और कोविशील्ड में ये है कि कोवैक्सीन में जो भी आपका ओरिजिनल वायरस होता है उसको आप किल कर देते हो, और वो उसकी जो एंटीबॉडीज जो सरफेस पे प्रोटीन की रहती है उस किल्ड स्ट्रेन को आप यूज़ करते हो। तो जो भी आपका अंदर वो बॉडी में जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। वो वायरस प्रोपोगेट तो नहीं होता, लेकिन जो उसके एंटीजन होता है उस किल्ड वायरस का, उसके रिस्पॉन्स में बनती है। और चूँकि वो वायरस कहीं नहीं है, वो आपसे ही लिया गया होता है, तो जो भी एंटीजन है किल्ड स्ट्रेन में वो वही रहता है, लिमिटेड रहता है। लेकिन जब भी आप एडिनो वायरस, आप जैसे चिंपांजी सैंपल के साथ यूज कर रहे हो वायरस, तो वायरस में अगर रिकम्बिनेंट डीएनए इत्यादि का प्रयोग करके आप चीज़ें करते हो, तो एडिनो वायरस से रिलेटेड जो उसके सरफेस पे उसके ओरिजिनल जीन से रिलेटेड जो भी प्रोटीन रहेगा, वो प्रोटीन आपके लिए ओवरऑल फॉरेन रहेगा। तो इससे वैक्सीन की इफ़िशियंसी तो बढ़ सकती है एक बार, क्योंकि जो भी वायरस आपको दिया जाएगा आपके बॉडी में, तो वहाँ पर जो एंटीजन है कोरोना वायरस का वो तो प्रकट होएगा ही। लेकिन साथ साथ जो मेरे ख्याल से जो मैं अभी चीज़ें सुन रहा था, तो वहाँ पर जो अंदाजे की बात मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रोटीन जो एडिनो वायरस से रिलेटेड जो उसके प्रोटीन हैं, वो कितने भी आपके जो सर्दी जुकाम वाले वायरस से मिलते जुलते हों, लेकिन उसका रिस्पांस भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो इफ़िशियंसी है वायरस का, जो वायरस के प्रति जो रिस्पांस है वैक्सीन के प्रति, तो ऐसा नहीं है कि जो एंटीजन है कोरोना वायरस का जो सरफेस पे आ गया उसके कारण ये रिस्पांस एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्चुअली में जो एक्स्ट्रा रिस्पांस मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जो चिंपैंजी का वायरस है उसका जो प्रोटीन इत्यादि है, वो दूसरे जो एंटीजन है जो साइड में वर्क कर रहे हैं, उसके कारण एक्स्ट्रा रिस्पांस से ये रिस्पांस मिलता है। लेकिन फिर यहीं पे क्या बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा रिस्पांस बॉडी टू बॉडी वो बहुत डिफरेंस भी हो सकता है, और वो वास्तव में रिस्पांस ही है जो क्या बोलते हैं क्लॉट इत्यादि की चीज़ों में, प्लेटलेट डाउन होना या क्लॉट इत्यादि की चीज़ों में सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस में आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रायल होना चाहिए था, पैंडेमिक में शायद उतने ट्रायल ना हो सकते थे, पैंडेमिक में ट्रायल इतने नहीं हो सकते थे, लेकिन वैक्सीन इफ़िशियंसी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा लुभावनी दिखती थी, तो ज़्यादा प्रोपोगेशन इत्यादि जो इफ़ेक्ट है ये सब भी होता था। लेकिन स्टडीज़ जो थी वो अभी कंप्लीट नहीं थी, और जाहिर सी बात है कि तेज वैक्सीन जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट अलग कॉम्प्लिकेशंस में अलग अलग तरह से देखे जा सकते थे। चूँकि लाइव स्ट्रेन्स यूज़ हुए थे और वो कम्बिनेशंस में यूज़ हुए थे एक रिकम्बिनेंट उसके साथ, तो उसके और भी दूरगामी सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स कब आ सकते हैं कब नहीं आ सकते हैं, ये अपना एक दूसरा इशू हो सकता है या रह सकता है। क्योंकि कोवैक्सीन में जो प्योरली किल्ड स्ट्रेन है और जो स्ट्रेन आपसे ही कहीं ना कहीं लिया गया है कोरोना वायरस का स्ट्रेन, और उसको ही प्रोपोगेट करके पहले प्रोपोगेट करते हैं लैब को, फिर किल करते हैं, और वो फिर आपको पर्याप्त मात्रा में वो एंटीजन की तरह जाता है, तो जो रिस्पांस होता है वो स्पेसिफिक होता है, एक ठीक उससे रिलेटेड होता है। वहाँ कम्बिनेशंस में हो सकता है लाइव स्ट्रेन्स में, उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती है कहीं ज़्यादा कुछ आगे और बढ़ कर भी सकती है, आगे जा भी सकती है। तो वहाँ और भी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। जो अभी ब्रिटेन के कोर्ट्स में डेटा आए हैं, जो ब्रिटेन के कोर्ट्स में चीज़ें आए हैं, कम से कम इस चीज़ को कबूल करते हैं। यही चीज़ आप साल को सभी वैक्सीन के विषय में देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो शायद कुछ आपको हिस्टोरिकल कुछ इन सब से कुछ हल्का डिफरेंस मिल सके। वो बात ठीक है कि आपकी जो भी वैक्सीन है, जो चिंपैंजी का वायरस है, लगभग वैसा ही वायरस सर्दी जुकाम में हमको भी वो करता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअली में ये किस तरह से
प्ले होता है बॉडी में, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। और ख़ासकर सर्दी जुकाम के रिलेटेड जो वायरस होते हैं वो बहुत जल्दी तेज़ी से इवॉल्व होने भी होते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसकी कभी वैक्सीन नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत तेज़ी से वो इवॉल्व भी करता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, और दूसरे तरफ ये जो आपका कोविड रिलेटेड जो वायरस है उसमें आरएनए स्ट्रेन है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं याददाश्त में गलती हो तो मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लस और नेगेटिव स्ट्रेन का भी अंतर होता है। तो यहाँ पर इंटरप्ले डिफरेंट वायरसेस में भी, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी बॉडी में किस तरह हो सकता है, ये भी देखने की बात होती है। तो इन चीज़ों पे व्यापक स्टडीज़ आईसीएमआर को करनी चाहिए। अब पैंडेमिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, चूँकि ये कोरोना और इसका जो इफ़ेक्ट कई बार रिपीट करके भी आया है, और जैसे जैसे कई बार वायरस फैलते हैं ना, तो उनकी इफिकेंसी जो फैलती है, स्ट्रेंथ की जो विरुलेंस होती है, ज़्यादातर कम होती है। लेकिन ये एकदम गोल्ड यार्ड नहीं है कि कम ही होगी, कभी कभी इवॉल्व दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अभी आपके पास साइंटिफिक कम्युनिटी के बाद रिसर्च करने का पूरा वक्त है कि एस्ट्राजेनिका से जो भी कोल्ड प्रोसीडिंग्स हुई है और जो उन्होंने डाटा दिए हैं उसको इंडियन कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे इशूज़ मैंने देखे भी हैं कोविड के दौरान या रिलेटेड अनरिलेटेड, कि हार्ट अटैक के ज़्यादा केसेस बढ़े भी हैं। डायरेक्टली उनको कोविड से आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक्स के कारण भी बहुत चीज़ें देखने को मिली हैं और इनके पूरे डाटा देखने की आवश्यकता भी है। प्लस इंडिया जैसी बिग कंट्री में जिस हिसाब के साइंटिफिक डाटा ब्रिटेन में मिल सकते हैं, क्या इंडिया में बहुत सारे साइंटिफिक डाटा आपको मिले या नहीं मिले, बहुत सारी ऐसी डेथ्स आपको दिख सकती है बाद में केयरफुल एनालिसिस में, जो कहीं ना कहीं कोविड से हो भी सकती हैं, या जो भी आपकी डेथ है वो क्या पता दूसरे फैक्टर से, स्ट्रेस, लॉकडाउन इत्यादि से, टेंशन से, उससे बिना मतलब की टेंशन से भी हो सकती हैं। तो बहुत ही गंभीर रिसर्च की ज़रूरत है, पॉलिटिकल एंगल से ही सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्लस जो आपने मेथोडोलॉजी यूज की कंट्रोल कोविड, जो दूसरे आप चीज़ें यूज की लॉकडाउन इत्यादि की शुरू में, इस पर भी प्रश्न उठता है कि जब शुरू में आप कोविड इत्यादि का खतरा आया था तो लॉकडाउन, बेटर मैनेजमेंट इत्यादि जैसे कि प्रोफेसर साहब ने समझाया। दूसरा क्या कि इंडिया जैसे देश में जहाँ इतनी घनी आबादियाँ रहती हैं, गलियों में, रोड से ज़्यादा गलियों में बहुत ज़्यादा आबादियाँ पतली पतली गलियों में रहती हैं। रोड्स पे तो आप इफेक्टिव पुलिसिंग इत्यादि करके लॉकडाउन का इफेक्ट देख सकते थे, लेकिन क्या गलियों में क्या बोलते हैं आप उस स्तर से कंट्रोल कर सकते थे, कर पाए थे? या जिस हिसाब से महाराष्ट्र इत्यादि में लोग मजदूर रोके गए एकाएक और वो प्रदर्शन भी करने लगते, तो कहाँ लॉकडाउन दिखता था? इलेक्शन में जब आप बिजी हो जाते थे तो कितना लॉकडाउन दिखता था? तो वास्तव में लॉकडाउन से फ़ायदा कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ? क्या लोगों का कंसंट्रेशन तो नहीं हो गया? प्लस आपको ये भी देखना है कि वास्तव में चाइना ने तो और भी सख्त लॉकडाउन किया था, और भी सख्त लॉकडाउन करने के बावजूद भी, सख्त लॉकडाउन करने के बावजूद भी वहाँ वायरस का इवॉल्वेंट रेट ज़्यादा था। तो कितना नेचुरल इम्यूनिटी ने इंडिया में कोविड में रोल, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी से जो इन्फेक्शन फैला उसने क्या रोल उत्पन्न किया, और उसके बीच में जो वैक्सीनेशन हमने दिया उसने कितनी मदद की, इन स्टडीज़ को भी करना है। वही चाइना में जो बहुत ही सख्त लॉकडाउन उसने कर लिया था अपने मैनेजमेंट से, तो वहाँ पर लेकिन उतना वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो उसके रिजल्ट में क्या, कितने नए वायरस इन्वॉल्व हुए और क्या इफेक्ट आया, बहुत गंभीर स्टडी की पॉलिटिकल एंगल से बिल्कुल अलग जाके करना है। पॉलिटिकल रिटोरिक्स बहुत गलत चीज़ है। पॉलिटिकल रिटोरिक्स में एडवर्टीजमेंट में फ़ोटो आ जाती है, गायब हो जाती है, क्रेडिट लेने लगते हैं, फिर अगर कुछ केसेस ब्रिटेन में मिलते हैं तो यहाँ पूरी तरह से उसको ज़्यादा केसेस या उस पर पॉलिटिकल उस पर चला जाता है। इन सबसे दूर ये हेल्थ का इशू है, और मेरे हिसाब से ये हेल्थ का इशू जो है, तो इस समय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच चल रही है, जहाँ साहब रामदेव जी ने, उनका भी एक इशू था, कोरोनिल के विषय में बोल दिया कि कोरोना बचाएंगे, और इस तरह से गलत एडवर्टीजमेंट और लाइसेंस इत्यादि इस सब पे, तो वे बहुत, और यहाँ पे अब इसको ब्रॉड एंगल माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जी हाँ, जस्टिस हेमा कोहली और अमातुल्लाह साहब की बेंच ने इसको ले लिया है। तो ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे आप ये कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इनको भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि वास्तव में कोवैक्सीन जो अपनी थी और जो कोविशील्ड
और जो कोविशील्ड थी, जो एक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे भी थी, इन दोनों में अंतर, फ़ायदा, नुकसान एनालिसिस, ये भी डाटा वास्तव में जब कोड शक्ति करती है ना, तो डाटा तभी कायदे से आते हैं और डाटा में कमियां भी दिखती हैं, और उन्हें डाटा के जब मिल जाएंगे तो रिसर्च जो IITs हैं, ISCs हैं, जो अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, वो सब अपने आप इवाल्व होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इसको इधर देखना चाहता हूँ। एक दुर्भाग्य बस मैं ये देखता हूँ कि पब्लिक हेल्थ के इशू में कम से कम यहाँ पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो खबरें आई कि क्या बोलते हैं, ये कोविशील्ड वाले में चंदा इत्यादि का भी लेन देन हुआ, ये भाई मुझे समझ में नहीं आता। इस एंगल को भी जांचने परखने की ज़रूरत है कि हेल्थ के इशू में ये सब चीज़ें कैसे आ सकती हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेंच देख सकती है। मैं भारत का नागरिक हूँ और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट ड्यूटी के तहत, फंडामेंटल ड्यूटी के तहत चीज़ें रख सकता हूँ वो मैं रखता हूँ। जनादेश चर्चा मेरा प्रिय प्रोग्राम है, इसको ज़रूर सुना करिए। ये पुराने समय में जैसे पत्रकार लोग वार्ता करते थे, बिना हाईजैक, बहुत ड्रामा करके, प्रोपेगेंडा करके, म्यूजिक के साथ नहीं, बहुत प्रेम से, गहराई से बात करते हुए, एक दूसरे पे हल्के कमेंट भी करते हुए, नेताओं पर भी उनसे भी बहुत हल्की फुल्की और बाकी हल्के फुल्के वर्गों में भी बहुत गंभीर चर्चा जनादेश चर्चा में हो जाया करती है। इसलिए मुझे अमरीश कुमार जी, राजन तिवारी जी, अजय शुक्ल जी को मैं आजकल कम देखता हूँ, क्योंकि बहुत रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, उनको मैं देखना चाहूँगा। अनिल शर्मा जी को भी सुनते रहिए। वही डॉक्टर मुकेश कुमार जी के शो पे अनिल त्यागी जी को सुने बहुत देर हो गए। तो रवीश कुमार ऑफिशियल अपने जी की फ्लेशफुल थाट को जरूर सुना करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।